Hello, everyone, and welcome to today's session. So, this is the last day of our workshop, and I hope your experience, your overall experience, will be enhanced. It will add to your life. So, let's start. आज की workshop की शुरुआत करते हैं हम. Once again, we'll start from the beginning, just a little bit revision of everything जो हमने इसके पहले देखा है, इसके पहले जो हमने समझा है, हम उसके साथ इसकी शुरुआत करेंगे. So let's start. Emotional cleansing is a process. जिस प्रोसेस में हमारे अंदर जो इमोशंस रेसिड्यू हो चुके हैं, जो इमोशंस अब किसी काम के नहीं हैं, हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, हम उन इमोशंस को लेट गो करते हैं. क्यों इसकी जरूरत है? तो जो हमने इमोशनल क्लटर अपनी माइंड में क्रिएट करके रखा है, अपनी बॉडी में क्रिएट करके रखा है, हम उसको लेट गो करते हैं, उसको जाने देते हैं. और आसानी से जब हम उन इमोशंस को क्लियर आउट करते हैं, तो हमारी लाइफ में नए पाथवेज ओपन होते हैं, नई एनर्जी के फ्लो होने के लिए. इसकी वजह से इमोशनल क्लेंजिंग से, रेगुलर इमोशनल क्लेंजिंग हमें एक स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड लाइफ लीड करने में हेल्प करती है. जो हमारे अनअटेंडेड इमोशंस होते हैं, वो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं अगर हमने उनको ध्यान नहीं दिया तो. जो जो भी इलनेसेस एंड सिकनेसेस आपको है ना, मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम आर साइकोसोमैटिक. वो हमारे माइंड से ट्रैवल करके हमारी बॉडी में आए हैं. तो इट्स बेटर नो कि उसको हम बॉडी में ट्रैवल करने से पहले ही हील कर ले, माइंड में ही उसका सोल्यूशन ले आए. ताकि, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम बॉडी के ऊपर आती है, तब वो ग्रोस बन जाती है और उसके सोल्यूशन में फिर टाइम लग सकता है. लेकिन जब वो इमोशंस लेवल पे है, तो वहां पे उसकी हीलिंग क्विकली हो जाती है. वो जल्दी हम उस चीज से बाहर आ सकते हैं, एनर्जेटिकल रेमेडी जल्दी वर्क करती है. और इसकी वजह से हम एक फिजिकली, शारीरिक तौर पर हेल्दी लाइफ को भी लीड कर सकते हैं. तो इट्स वेरी मच बेटर कि आपके जो भी इमोशनल ऊन्स हैं, आप उन ऊन्स को अपनी लाइफ से गुड बाय करो, उनको टाटा बाय बाय करो. अब हम आगे बढ़ते हैं, वैसे उन रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इस दौरान आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड आई एम होपिंग कि सिंस आपने 4 दिन इस वर्कशॉप को किया है, उन इमोशंस को रिलीज किया है, तो आपने कुछ हद तक इन सब चीजों को महसूस भी किया होगा. आपकी बॉडी में लाइटनेस, आपके जो भी पास्ट के हॉन्टिंग मेमोरीज हैं, आप उनको लेट गो कर पाओगे, या उनको लेट गो करने का तरीका आपके सामने आएगा. आप जो भी अपनी लाइफ में एक्चुअली में चाहते हो, उस चीज को आप अपनी लाइफ में वेलकम कर पाओगे. आप अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड कर पाओगे. जब हम रिलीज करते हैं, जब हम लेट गो करते हैं, तो हमारी लाइफ में ना एक्सपेंशन आती है. क्योंकि किसी भी चीज को रिलीज कर पाना, लेट गो कर पाना, आपसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की डिमांड करती है, आपसे एक नए नजरिए की बात करती है. तो जब आप एक नया नजरिया अपनाते हो, तो आपका जो अभी का दायरा है, अभी का आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का, वो चीजें बदलती हैं. अब फाइंडिंग रिलीफ एंड क्लैरिटी, आपको बहुत सारा सुकून मिलता है, बहुत सारा आराम मिलता है, एंड लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी भी मिलती है जब हम उस फॉग को, जो अननेसेसरी हमारे माइंड में बैठा है, जब हम उसको लेट गो करते हैं. और बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आप महसूस करोगे, जो आपको लगेगा. आगे बढ़ते हैं. हमने रैग्स को समझा. रैग्स क्या है? तो रैग्स इज एन एक्रोनिम फॉर रिग्रेट, एंगर, गिल्ट, ग्रीफ एंड शेम. इन पांचों इमोशंस को लेकर आगे आते हैं हम रिग्रेट की तरफ. तो रिग्रेट इज अ फीलिंग जहाँ पे आपको एक गलती का एहसास होता है. आपको लगता है कि आप सॉरी महसूस करते हो किसी चीज के लिए जो आपने कर दिया, या किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको लगा कि शायद आप कर लेते तो आपके लिए बेहतर होता. तो रिग्रेट आपको स्टक रखता है. रिग्रेट आपको आगे नहीं बढ़ने देता. रिग्रेट आपको पास्ट में अटकाए रखता है, पीछे फंसाए रखता है. जो कि एक्चुअली हमारे सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस यही करते हैं, हमें हमारे पास्ट में वो घुसाए रखते हैं. वो पास्ट से बाहर आकर प्रेजेंट की ब्यूटी हमें देखने ही नहीं देते कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है. तो ये विक्टिम माइंडसेट को बढ़ावा देता है. विक्टिम माइंडसेट क्या है अभी? तो विक्टिम माइंडसेट इज दैट कि मेरे साथ बुरा हुआ, एंड नाउ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ,
मेरा उसमें कोई रोल है ही नहीं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे इस चीज को बदला जाए। तो ये होता है विक्टिम माइंडसेट, कि अब आप जो थक हार चुके हो, अब आपको लग रहा है कि एवरीवन इज देयर टू ब्लेम यू, टू कंट्रोल यू, टू गिव यू पेन। तो ये होता है विक्टिम माइंडसेट, कि आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, आपको लग रहा है दिस इज द एंड। अब आते हैं हम कि कैसे विक्टिम माइंडसेट से हम बाहर निकले। तो एक बहुत ही आसान सी चीज है जो हम करने की शुरुआत, जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं बेसिकली, विच इज व्हाट कैन बी डन नाउ। कोई भी बात कहने का तरीका मैटर करता है। किसी सेम बात को आप जिस तरह से कहोगे, जिस लहजे से कहोगे, उसका मतलब बदल जाता है। तो ये जो सवाल है कि अब क्या किया जा सकता है, इस सवाल को अपने दुख को प्रकट करने के लिए मत यूज करिए, रादर देन इस सवाल को एक सवाल की तरह पुटअप कीजिए, अपने आप से पूछिए कि अब तो जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सवाल पूछना आपके अंदर एक नई एनर्जी की भी प्रवाहित होने में हेल्प करेगा, और आप एक डिफरेंट ढंग से सोच पाएंगे। और रिग्रेट को लेटिंग गो करने के लिए, या किसी भी इस तरह के माइंडसेट को, किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशन को लेट गो करने के लिए विक्टिम माइंडसेट का जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब विक्टिम माइंडसेट जाएगा, क्रिएटरशिप में आप आओगे, आपको ये समझ, आप इस बात को क्लेम करोगे कि हाँ, आपके पास भी पावर है। हम बात करते हैं, आध्यात्म में कहा गया है कि हमारे पास कर्म की शक्ति होती है। तो वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, उसमें आप अपने कर्म की शक्ति लगाओ। और जब आप वो शक्ति लगाओगे, तो आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आकर क्रिएटिव माइंडसेट में टैप इन करोगे। और वो माइंडसेट आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, आगे की सोचने में, कि अब क्या करना है। बेसिकली अब तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, इसके आगे अब करना क्या है, कैसे इस सिचुएशन को हम बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अब जो समय हमारे पास है, उस समय में कैसे हम आगे की सोच सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के लेटिंग गो के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रिएटिव माइंडसेट में टैप इन करना है, विक्टिम माइंडसेट को छोड़ना है, लेट गो करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने डिफेंस मैकेनिज्म को भी समझा, कि नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है, और क्यों हम इतना क्विकली रिएक्ट कर देते हैं। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो सिस्टम है, इवोल्यूशन में हमको ऐसी डिजाइन मिली है, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा ही अलर्ट है, कि कोई भी चीज हमारे सर्वाइवल पे अटैक ना कर दे। तो जहां पे सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे आपने देखा होगा कि अच्छे खासे रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सर्वाइवल का है। एंड सर्वाइवल की सिक्योरिटी, अपने सर्वाइवल को सिक्योर करना, इज इन आवर जीन्स, वो हमारे जीन्स में है। कोई बहुत ही इतना पावरफुल ही इमोशन होगा जो सर्वाइवल के इस क्वेश्चन से आपको उठने में मदद करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे माइंड में एक पार्ट है जिसको, ब्रेन में एक पार्ट है जिसको कि अमिगडला कहते हैं। एंड अमिगडला जो है वो इमोशनल रिएक्शंस को, इमोशनल मेमोरीज को स्टोर करता है। तो उसकी स्टोरेज में क्या होता है कि वो सेंसर्स, वो सेंस करता है। अगर कोई भी सिचुएशन, की ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई भी थ्रेटफुल सिचुएशन है जो हमारे सामने खड़ी है, तो वो तुरंत रिएक्ट हो जाता है, और वो अपना रिस्पॉन्स उसमें देता है। नाउ, जब हम जंगलों में होते थे, जब हम जब हमारे सर्वाइवल का एक्चुअली में बहुत ज्यादा खतरा था, उस सिचुएशन में एमिगडाला वाज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि अब उस समय आप सोचने में समय व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो यू कैन लूज योर लाइफ। तो उस समय क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत थी। बट अब क्या हो रहा है कि नाउ डेज उस तरह का फिजिकल थ्रेट हमारी लाइफ में नहीं रहा है। नाउ डेज थ्रेट भी चेंज हो गया है, मोर देन फिजिकल इट्स इमोशनल थ्रेट। कौन आपको कब किस तरह की बातें बोल दे, कौन आपको किस वजह से आपको कब चोट पहुंच जाए, आपके दिल को, आपके मन को चोट पहुंचाए, यू नेवर नो। तो अभी के समय में इमोशनल थ्रेट बहुत ज्यादा है। इमोशनल थ्रेट को, अब क्या होता है, दो तरह के पर ये इमोशनल थ्रेट ऐसा नहीं है कि आपके सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा वो
कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इट्स लाइक अ फेक अलार्म। हमने इस एग्जाम्पल को समझा था कि जब आग ये फायर अलार्म जब हम लगाते हैं घरों में, तो फायर अलार्म कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो आप किचन में कुछ ऐसा खाना बना रहे हो जिसकी वजह से धुआं ज्यादा हो गया, तो भी वो फायर अलार्म जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और वो सिग्नल भेज देता है फायर एम्बुलेंस को। अब ये क्या हो रहा है, क्या ये एक्चुअली में फायर लगी थी क्या? नहीं, बट इट वाज अ फेक अलार्म, इट वाज अ फॉल्स अलार्म। तो यही हो रहा है हमारे साथ, किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमारा जो थ्रेट सिस्टम है, जो एमिग्डाला है, वो एक्टिव हो जाता है। हमारी बॉडी कंप्लीटली हम डिफेंसिव हो जाते हैं एंड हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं उस समय पे। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है अपने डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल में रखना, अपने डिफेंस सिस्टम को काबू में रखना हमें सीखना होगा, उसके प्रति अवेयर होना हमें सीखना है। तभी हम अपने आप को, ये जो इमोशनल रेजिलियंस की हम बात करते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी की हम बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तभी हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे शट डाउन किया जाए। अब अगर आपका एक्टिव हो चुका है डिफेंस मैकेनिज्म आपके लाइफ में, आप इस सिचुएशन में, तो उसको शट डाउन कैसे करना है? सबसे पहले कम बैक टू योर ब्रेथ, आउट ऑफ एवरीथिंग। आपकी लाइफ में अगर आप इस एक फॉर्मूला को भी फॉलो करते हो ना, फॉरगेटिंग एनीथिंग एल्स, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी तरह की चीज हो जाए ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप शांति से बैठ जाओ और कम बैक एंड स्टार्ट नोटिसिंग योर ब्रेथ। तो आपकी ब्रेथ जो है वो आपको ग्राउंड करती है, आपकी ब्रेथ जो है वो आपको वापस से कनेक्ट करती है प्रेजेंट मोमेंट से। एंड देन उससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो काम डाउन होता है, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता यू नो शुद्ध हो जाती है। कुछ समय के लिए आप कुछ सोच समझ नहीं पाते हो, वो सारी चीजें वापस से आप रीगेन करते हो। जो कहते हैं ना विवेक, वो विवेक हम वापस से रीगेन करते हैं अगर हम अपनी ब्रेथ से वापस से कनेक्ट हो जाएं। तो whatever happens, come back to your breath now। अब क्या करना है, ब्रेथ पे वापस आ गए, थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग की, स्लो इजी ब्रीदिंग की हमने, एंड देन अपने आप को रिमाइंड कराना है कि इट्स अ परसीव्ड थ्रेट, ये रियल थ्रेट नहीं है। रियल थ्रेट क्या है कि एक्चुअली में वो आग लगी थी। परसीव्ड थ्रेट क्या है कि ये तो धुआं था जिसको आग समझ लिया गया। तो हमको अपने आप को ये याद दिलाना है कि इट इज अ परसीव्ड थ्रेट, नॉट अ रियल थ्रेट। ठीक है। देन आपने जो भी आप उस वक्त महसूस कर रहे हो, आपको फियर हो रहा है, आपकी बॉडी ट्रेम्बल कर रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना, बहुत ज्यादा आप इमोशनल महसूस कर रहे हो, वट एवर इट इज, उन सारी चीजों को आप एक पेपर पे लिखिए। लिखने से वो सारी चीजें हमारे सिस्टम से बाहर आती हैं। और जब और हमारे हैंड्स एंड हमारे ब्रेन्स, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो जब आप लिखते हो तो चेंजेस हमारे नर्वस सिस्टम में भी होती हैं लिखने से। तो जब आप वो चीजें लिखते हो, उसको लेट गो करते हो, तो हमारा ब्रेन भी काम डाउन होता है। हमको चीजें जो है वो सामने दिखने लगती हैं कि व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग इनसाइड। तो हमने वो किया एंड देन उसके बाद जब सब कुछ लिख लिया, then just remind yourself that you are in a safe space, और आप सेफ हो और आप अर्थ से कनेक्टेड हो। तो फीलिंग ऑफ सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है ना वो अपने आप सही डायरेक्शन में काम करने लग जाती है। तो क्या करना है, अपने आप को वापस लेकर आना है, अपने ब्रेथ से कनेक्ट होना है, एंड अपने आप को रिमाइंड दे कराना है कि हम एक सेफ स्पेस में हैं, देर इज नो थ्रेट फॉर माई लाइफ। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। एक और इमोशन आया, एंगर का इमोशन, वेरी कॉमन इमोशन। तो एंगर अराइजेस व्हेन यू फील यू हैव बीन रॉन्ग, इट अराइजेस आउट ऑफ राइचियसनेस, फियर और जजमेंट। तो एंगर कैसे अराइज होता है, जब आपको महसूस होता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ। ये राइचियसनेस से आता है, ये एंटाइटलमेंट से अराइज होता है। जैसे कि यू वर एंटाइटल्ड टू समथिंग, आपको कोई चीज आपका उस पर अधिकार था पर आपको दिया नहीं गया, वो है एंगर। तो एंगर की कॉन्शियसनेस जो है वो डिनायल से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि एंगर में एंगर तब आती है जब हम एक डिनायल स्टेज में भी होते हैं, तो सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर,
We are only seeing our side of the picture. We are only seeing one side of the picture. हम ये सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं कि मेरे अलावा भी कोई और पर्सपेक्टिव होगा, मेरे अलावा भी और लोग हैं। तो एंटाइटलमेंट, राइचियसनेस, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम, इट्स अ लॉट लाइक आई एम, सिर्फ मैं हूँ, वो वाली कॉन्शियसनेस की बात होती है यहाँ पे। इन दिस मोमेंट देयर इज ओनली मी एंड नो वन एल्स। तो एंगर को अगर आपको दूर रखना है, अपने आप को उस इमोशन में आपको बहने नहीं देना है, जाने नहीं देना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड कराना कि यस, आई एम देयर, एंड जस्ट लाइक मी देर आर अदर पीपल एज वेल। बाकी लोग भी हैं, जैसे मेरी नीड्स हैं वैसे उनकी नीड्स हैं, जैसे मेरी नीड्स इंपॉर्टेंट हैं वैसे ही उनकी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इस चीज को समझते हो, तब आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता है। तब आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन, जस्ट लाइक आई नीडेड इट, दे ऑल्सो नीडेड इट एंड दिस हैपेंड। ओके। बट जब आपको लगता है कि दे डिडंट डू इट फॉर मी, तब आप वहां पे एंगर को वेलकम करते हो, तब आप वहां पे एक नेगेटिव स्पेस क्रिएट कर देते हो, जहाँ पे वो ईगो की स्पेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो यस, एंगर का इमोशन है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम इट अराइजेस जब आप उसी स्पेस में रह रहे हो। समटाइम्स इट्स जेन्युइन एज वेल, व्हेनेवर इट्स नीडेड एज वेल। तो हमें क्या करना है कि अपने एंगर को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। जब हम उसी एंगर को, उसी, क्योंकि वो बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो जब हम उस एंगर को एक अपने पैशंस की डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, तो वही एंगर जो है वो फ्यूल बन जाता है हमें हमारी ड्रीम्स की तरफ ले जाने के लिए। तो यस, इस तरह से हमको एंगर से डील करना है, या एंगर के इमोशन को रिलीज करना है। पावर ऑफ अवेयरनेस, पावर ऑफ अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ही आसानी से हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्टॉप कर पाएंगे, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल में रखेंगे। जबरदस्ती के फॉल्स अलार्म्स नहीं भेजते रहेंगे अपनी बॉडी को। वहां तक पहुंचते से पहले ही हम उस धुएं को काबू में कर लेंगे। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं हमारी पावर को बढ़ाने में, अवेयरनेस की पावर को। एंड हियर आई वांट टू शेयर वन थिंग। बहुत से लोग ये कहते हैं, व्हेन इट कम्स टाइम टू मेडिटेट, टू डू माइंडफुलनेस और ये सारी चीजों के लिए, तो अ लॉट ऑफ पीपल से दिस दैट दे डोंट हैव टाइम। इवन आई यूज्ड टू से आई एम नॉट एबल टू फाइंड टाइम कि कब मेडिटेट किया जाए। बट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इफ यू जस्ट सपोज करो कि आपको कोई, यू वांट टू अर्न सम मनी, राइट? एंड आपको किसी ने बताया कि तुम ये कोर्स अपग्रेड कर लो, एंड आफ्टर यू अपग्रेड दिस कोर्स यू विल गेट सम प्रमोशन इन योर ऑफिस। तो आप क्या करोगे? भले ही आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, बट सिंस दैट यू वांट दैट प्रमोशन, आप वो कोर्स को अटेम्प्ट करोगे, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकालोगे उसके लिए। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली, इट्स अ मैटर कि क्या आप उसकी महत्व को, उसके वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में रियलाइज कर रहे हो। If yes, then you will do it. If no, then you'll always find reasons कि आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो today I want you to actually do this exercise, जहाँ आप ये अपने आप से सवाल पूछो कि मेरे लिए ये करना क्यों जरूरी है, and what is it that I can benefit from it. Always remember कि your mind is your greatest asset, एंड योर along with your body as well. तो अपने माइंड को हैप्पी रखना, अपने माइंड को स्टेबल रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। अगर आप वो करने में असमर्थ हो, तो चीजें जो है वो बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं आपके लिए इन अपकमिंग फ्यूचर, इफ इट्स नॉट हैपनिंग टुडे। सो अपने माइंड को प्लीज स्टेबल करने की तरफ आप एक्शंस लो, एंड ब्रिंग time for, create time for meditation, mindfulness, and awareness in your life. आगे बढ़ते हैं।
फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। तो जब आप अवेयर होते हो तो जो आपका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स रिएक्शन होता है सिचुएशंस को लेकर, वो अब बदल जाता है रिस्पॉन्स में, जहां आप सोचा समझा जवाब दे रहे हो। आप सामने वाले ने अगर आउट ऑफ फियर आपसे कुछ बात बोल भी दी, तो उसके उस फियर ने आप पर कोई असर नहीं डाला है। यू आर स्टिल स्पीकिंग आउट ऑफ लव, यू आर स्टिल स्पीकिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ सिक्योरिटी. That is what happens when your awareness reaches at a certain place. तो अब आते हैं हम गिल्ट के इमोशन पे. A feeling that something wrong has been done which can't be repented. तो मतलब कुछ हमने ऐसी गलती कर दी जिसको अब हम वापस से ठीक नहीं कर सकते. तो गिल्ट है. गिल्ट और रिग्रेट में बहुत कम फर्क होता है, बहुत थोड़ा फर्क होता है. यू कैन से कि गिल्ट जो है वो बहुत ज्यादा, गिल्ट इज मोर इंटेंस देन रिग्रेट. एंड गिल्ट में कुछ बहुत डीप इमोशंस, बहुत ज्यादा डीप इमोशंस जुड़े होते हैं. तो गिल्ट का इमोशन को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स नो मैटर व्हाट इज इट दैट हैपेंड, कोई भी चीज आप अगर उसी स्पेस में रहोगे तो यू कैन नेवर ग्रो आउट ऑफ इट. एंड उसमें रहना, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो इट्स बेटर कि आप कोशिश करते रहो उस चीज से बाहर आने की. सो यस, गिल्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका आई वोंट से, बट आई विल से इट्स अ बिगिनिंग. तो बिगिनिंग यहाँ से आपको करनी है कि आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मेरे पास्ट वर्जन को जितना आता था उसने उस हिसाब से काम किया, पर मेरे आज को ज्यादा बेहतर पता है. सो इस तरह से आपको अपने आप को रीट्रेन करना है, अपने माइंड को रीट्रेन करना है. आगे बढ़े हम लोग ग्रीफ के इमोशंस की तरफ. ग्रीफ क्या है? तो बहुत ही गहरा लॉस, किसी चीज को हमने खो दिया उसका दर्द, या किसी चीज को खोने का डर हो हमारे अंदर, वो भी ग्रीफ है. तो ग्रीफ को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, देर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, यू नो. तो इट्स नॉट लाइक कि ये सब सबके साथ सारे ही स्टेजेस होंगे, या सब एक एक करके लिनियर वे में ही होंगे, सब साथ में भी आ सकते हैं. एंड देयर माइट बी सम अदर थिंग्स एज वेल जो इसमें अराइज हो. तो किसी भी फ्रेमवर्क को हमको एज इट इज नहीं लेना है. वी हैव टू सी कि हाउ दिस इज गेटिंग अप्लाइड इन माई लाइफ. हमारे सिचुएशन में ये फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई हो रहा है, हमको वो समझना है. ग्रीफ जो है वो लैक के कॉन्शियसनेस से निकल के आ रहा है, लॉस के कॉन्शियसनेस से निकल के आ रहा है. तो लॉस को हम कैसे फुलफिल करेंगे? अबंडेंस से फिल आउट करेंगे. अपने आप को अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करने में जब हम अग्रसर रखेंगे, तो ग्रीफ जो है, दुख हमारे लाइफ में बहुत लंबे समय तक नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिमिज्म की वो शक्ति है ना, वी आर बिलीविंग इन अबंडेंस. तो वी आर लाइक कि ठीक है, एक गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा. दिस इज व्हाट हेल्प्स इन मूविंग फॉरवर्ड. ये है अबंडेंस कॉन्शियसनेस, कि एक अपॉर्चुनिटी खो गई, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, एंड दोज हु बिलीव दैट देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, एक खोने के बाद दूसरी मिल जाएगी, उनको एक खोने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाएंगी. बट दोज जो ये बिलीव करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी, ये ही मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा फिर और क्या, तो उनको फिर दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिलने में मुश्किल होती है. बिकॉज वट यू बिलीव यू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. आप जिस चीज पर विश्वास करोगे, क्योंकि वही आपके सिस्टम में है ना, वही एनर्जी, उसी एनर्जी पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वाइब्रेशन से रिलेटेड चीजें भी अट्रैक्ट करोगे. So, talking about this beliefs and all, ये एक, it can be created. It is a separate workshop only, जहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं. So I gave you a little bit of it, a little bit of gist कि उसका क्या है. Okay, so move forward. Let's move forward and आगे आगे बढ़ते हैं. And यहाँ पे हमने लिखा है inner child, childhood patterns and its impact. तो इनर चाइल्ड क्या है, चाइल्डहुड पैटर्न्स क्या है, इट्स इम्पैक्ट क्या है? तो इनर चाइल्ड कहते हैं, हम सब एकदम से इतने बड़े तो नहीं हुए हैं, हम सब बच्चे थे कभी. तो उस समय हम जब बड़े हो रहे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा था, हमारे जो केयर गिवर्स थे, हमारे जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा था, उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा था,
उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा था, उनके इमोशंस कैसे थे, उनके एक्शंस कैसे थे, ये सारी चीजें मिलाकर ये सारी चीजें हमारी साइकी में, हमारे माइंड में सब कुछ स्टोर होता है और इसी से हमारे पैटर्न्स डेवलप होते हैं। एंड हमारा जो इमोशनल माइंड होता है वो टिल द एज ऑफ 7, 3 ऑफ मैक्सिमम 7 लेट्स से, उस एज तक वो डेवलप हो जाता है, बहुत हद तक वो डेवलप हो चुका होता है। और उसके बाद आप उसको चेंज ऐसे इजीली नहीं कर सकते हो। पहले क्या है कि जब हम बच्चे हैं तो एक छोटे से बच्चे को सिखाना बहुत आसान है, वो इजीली उस चीज को रिसीव करेगा, उस वो रिसेप्टिव रहेगा उस चीज के लिए। बट बाद में उसको चीजें सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीजें सिखाना, बिकॉज अब उसके वो पैट उसको उसके पैटर्न्स बन चुके हैं। अब अगर उसको अपने पैटर्न्स को बदलना है तो उसको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, पुरानी फाइलें डिलीट करनी होंगी और नई फाइलें इंस्टॉल करनी होंगी, तो इट बिकम्स अ टीडियस टास्क। तो वैसे जो हम लोग अभी कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो द सेम, रीप्रोग्रामिंग आवर माइंड। अपने हमारे माइंड ने जो पैटर्न्स सेव कर लिए हैं अपने माइंड में, उस पैटर्न को हम रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, और नए पैटर्न्स को अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन इन एवरी वर्कशॉप, ताकि आप जब ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो तो ये सारी चीजों से आपके माइंड में एक नया पैटर्न बनना शुरू हो जाए। एटलीस्ट वो बीज थोड़ा बड़ा हो जाए, इन 5 डेज में। आपको बार बार जब वो चीजें बताई जाती हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो आपकी साइकी में बैठती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि व्हाई एम आई रिपीटिंग एवरीथिंग एवरी डे। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, तो वो जो पैटर्न्स बनते हैं वही हमारी लाइफ में आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे भी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर दो हम उम्र बच्चे हैं, सेम एनवायरनमेंट में हैं, तो दोनों की इमोशनल पैटर्न सेम होंगे, नहीं, दोनों के पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो वो अभी जो सीख रहा है वो, और जो वो पहले से लेकर आया है, पहले से उसकी क्या कॉन्शियसनेस है, उसका इंडिविजुअल ब्लूप्रिंट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इट्स अ वेरी interesting game that you cannot say कि only because of this is happening in my life. There are multiple factors, तो जिसमें से childhood patterns in a child is one factor जो डिटरमाइन करता है why we behave the way we behave. Okay, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो जैसे मान लो कि यू नो हमने सीखा कि हमने देखा कि हमारे जो अडल्ट्स हैं हमारे अराउंड, वो अपनी इमोशन से कैसे डील करते हैं। तो वो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को वो सप्रेस करेंगे, अंदर ही अंदर अपने अंदर रखेंगे, और एक बार में ही दे विल ब्लास्ट। तो दैट्स हाउ वी लर्न कि अच्छा, इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, पहले उसको सप्रेस करते जाना है, एंड देन जब इट्स लाइक कि एक लिमिट होती है ना सप्रेशन की, तो वो जब वो सप्रेस हो जाए तो हमको उसको ब्लास्ट करना है। दिस इज अ पैटर्न दैट यू लर्न फ्रॉम योर चाइल्डहुड। नाउ अब क्या हो रहा है, अब जब आप बड़े हुए हो, and there is a lot of communication around mental health, around emotional wellness, और आपको ये बताया जा रहा है कि इमोशंस को सप्रेस मत करो। आपको समझ में आ रहा है कि वो क्यों कह रहा है ऐसा, कि इमोशंस को सप्रेस मत करो, सप्रेस करने से क्या दिक्कत हो रही है आपको, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बट फिर भी जब बात आती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, तब आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप उसको फिर से सप्रेस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज दिस इज अ चाइल्डहुड पैटर्न दैट यू हैव लर्न। ये एक पैटर्न आपके माइंड में बैठ गया है, ये एक प्रोग्राम आपके माइंड में है कि ये इमोशंस को क्या करना है, पहले सप्रेस करना है, तब एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस भी कैसे करना है, लाउडली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपनी इस इमोशनल पैटर्न को हमें बदलना होगा पहले, कि नहीं, इमोशन जब आए तब उसको अच्छे से, इन अ नाइसर वे, फ्रॉम अ स्पेस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लव, हमको एक्सप्रेस करना है, एंड एक्सप्रेस करके सामने वाले को अपने मन की बात बतानी है, समझानी है, एंड देन उनकी भी बात सुननी है। तो दिस इज अनदर प्रोग्राम, दैट इज अनदर प्रोग्राम। तो काम हमें कहाँ से शुरू करना होगा? हमें अपने प्रोग्राम्स को अंदर से
पुराने वाले प्रोग्राम्स को मिटाकर नए प्रोग्राम्स लिखने होंगे। तो ये है इनर चाइल्ड चाइल्डहुड पैटर्न, और इसका इम्पैक्ट भी आपको समझ में आ ही गया। तो इमोशनल क्लिनजिंग में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, एंड इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। अब आगे आते हैं। When you keep your emotions within and suppress the emotions, they become more powerful. अब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, है ना? आपने उस गुस्से को क्या किया? अपने अंदर ही दबा लिया, आपने गुस्सा पी लिया। अब क्या हुआ कि वो गुस्सा और पावरफुल हो गया। ऑफ कोर्स जब आप उसको बाहर निकालते तो उसका अलग असर होता। तो यू नो आई एम नॉट सेइंग कि अपने गुस्से को आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यू आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, एंड वर्कशॉप में आई एम टेलिंग यू कि अपने इमोशंस को आपको रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना है। पर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो तो रिएक्शन आ रहा है आपके सामने। तो मेरी बात सुन के आपने क्या किया कि आप अपने गुस्से को अभी सप्रेस कर रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को ये बता रहे हो, एंड देन आप रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या करो कि अपने गुस्से को अपने अंदर ही रख रहे हो। बट दैट इज अ मोर हार्मफुल सिचुएशन। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? यू नो फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए अकेले हो, और आपके अंदर जो भी चल रहा है ना, जो भी गुस्सा आ रहा है, ये भी चीजें आ रही है, वो बोलना शुरू करो, और लिखना शुरू करो, उसको बाहर निकालो। बाहर निकालना जरूरी है। बाहर निकालने के बाद ही आपको आगे का रास्ता मिलेगा। जरूरी नहीं है ना कि हम वो बाहर सामने वाले के ऊपर ही निकालें, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ही निकालें। हम कागज पे लिख भी सकते हैं, अकेले में बोल भी सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको सप्रेस करते हैं उसकी पावर उतनी ही बढ़ती है। तो हमको उसको पावर भी नहीं देनी है, और अच्छे से कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड भी करना है। तो क्या करेंगे आप पहले, आ रहा है तो अपने आप को अलग करोगे सिचुएशन से। जो भी आप फील कर रहे हो उसको एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, एंड देन यू आर लुक कि अब सोल्यूशन क्या है इसका। अंदर नहीं रखना है, उसको बाहर निकालना है, अकेले में निकाल लो। सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड निकाल लो। दैट इज अ मच बेटर। वो उसकी शक्ति कम होगी, लेकिन अगर आपने उसको अपने अंदर ही रखा तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ती जाएगी। एंड अब आते हैं हम अपने आज के इमोशन, जो कि शेम के बारे में है। शर्म या अपमान की फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड एम्बैरेसमेंट। ये हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, हमारे करेज को, वेलबींग को, सक्सेस को। ये ऑल्सो सेल्फ सेबोटाज को ऐड करता है हमारी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आप आप अपने ऑफिस में हो, ठीक है, एंड आपके मैनेजर ने अपॉर्चुनिटी दी कि ये ऐसा काम है, हु ऑफ यू, आप में से कौन कौन से लोग हैं जो लीड लेना चाहेंगे इसके लिए। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कौन कौन से लोग लीड लेना चाहेंगे। तो ये क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप यू कैन गेट रिकॉग्नाइज्ड इन योर वर्क स्पेस। ये सारी चीजें एक अपॉर्चुनिटी है। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको शर्म आ रही है बोलने में, आप शाय नेचर के हो, एंड यू डिडंट से एनीथिंग, आपने हाथ नहीं उठाया, आपने अपनी वॉइस नहीं उस समय एक्सप्रेस करी कि यस आई वांट टू डू इट। तो क्या हो रहा है? आपने क्या किया? आपको जो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, अब मिली थी, जिसमें आप अच्छा कर सकते थे क्योंकि आपके पास सारी स्किल्स हैं, सारा कुछ है, बट वो अपॉर्चुनिटी अब आपको नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं सेल्फ सेबोटाज। कि आउट ऑफ सम फियर आप अपनी तरफ आने वाली ब्लेसिंग्स को खुद ही अपने से दूर कर देते हो। अब अगर हमने शेम को, इन सारी चीजों को प्रोसेस नहीं किया, तो ये बहुत लंबे समय तक हमारे साथ कैरी होती है हमारी बॉडी में डीपली। स्पेशली शेम वाला इमोशन जो है वो हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव एंड लेट गो इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो इन सिचुएशन में फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट हमारी बहुत मदद करता है, फॉरगिवनेस और लेटिंग गो करने में, ताकि हम आगे एटलीस्ट अपने इस केज से बाहर आए और अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाए। Okay, so yes, there are two recommended books. These two books are my source.
आई हैव रेड दीज बुक्स, और ये बुक्स मेरी बहुत मदद करती हैं मेरे अपने सेल्फ हीलिंग। पहली है लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ, दूसरी है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी बाय इना सीगल। तो ये दोनों ऐसे और भी बहुत सारी किताबें हैं, बट आई एम ओनली शेयरिंग द वंस विच आई हैव रेड। सो जो जो आई हैव, मेरी जो पढ़ी हुई किताबें हैं वही किताबें आई एम शेयरिंग इट विद यू। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो बुक्स रीड करने में तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हो। अब आते हैं रिकमेंडेड डेली प्रैक्टिसेस के बारे में। तो कनेक्ट विद योर इमोशंस थ्रू मेडिटेशन। हम क्या कर रहे थे इन 5 दिन? यू नो हमने अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट किया मेडिटेशन के माध्यम से। हमने अपने आप को शांत करके अपने इमोशन से जुड़ने की कोशिश की कि क्या स्टोर्ड है हमारे अंदर, कहाँ स्टोर्ड है हमारे अंदर। वो काम करना रेगुलर बेसिस पे। जर्नलिंग योर फीलिंग्स टू लेट देम गो। अगर आपको बुरा लग रहा है किसी चीज में तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एक डायरी लेके, एक जर्नल लेके यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग आई एम फीलिंग डैश डैश डैश। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है कि मेरे को ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग। देन स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड आस्किंग हाउ एम आई फीलिंग एंड हाउ कैन आई फील बेटर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एम आई फीलिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा आपके प्रेजेंट के इमोशंस में टैप इन करने में, पास्ट के इमोशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको समझने में। एंड हाउ कैन आई फील बेटर, वो आपकी मदद करेगा आप आगे कैसे और अच्छा महसूस करो उस चीज को ट्रेस करने में, वो समझने में। तो इट विल एक नया प्रेजेंट क्रिएट करने में आपकी वो मदद करेगा। तो दोनों सवाल आपको पूछने हैं अपने आप से। engage in empowering communication with and with uplifting social connections, yes। तो आपको ऐसे कम्युनिकेशंस, ऐसी बातचीत का हिस्सा बनना है जो एम्पावरिंग हो, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ कोई अच्छी बातचीत हो रही है, यहाँ आगे बढ़ने की बातचीत हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ की बातचीत हो रही है, एक्सपेंशन की बातचीट हो रही है। और वैसे सोशल कनेक्शंस डेवलप करने हैं जहां आपको इस तरह का सर्कल मिले। एंड इट्स वेरी सैड थिंग कि हमारे आसपास के एनवायरमेंट्स अक्सर लोगों के ऐसे नहीं होते, अपलिफ्टिंग सोशल कनेक्शंस नहीं होते। हमारे ऐसे ही सोशल कनेक्शंस होते हैं जिनसे हमको डर लगता है, जहां पे बस फालतू की बातें हो रही होती हैं। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट जनरली यही होता है। लोग अगर 4 लोग 5 लोग बैठ रहे हैं तो दे स्टार्ट इंगेजिंग देमसेल्व्स इन वेरी डाउनग्रेडिंग कॉन्वर्जेशंस, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। आई मीन इट्स ओके, समटाइम्स इट्स फाइन, आई मीन यू नीड अ बैलेंस। वंस अगेन आपको एक बैलेंस की जरूरत है। तो आपके सोशल सर्कल्स ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे आप आगे की भी बात कर सको, बस पास्ट में और बस कानाफूसी में, बस शिकायतों में ही उलझे ना रहो, गलतियों में ही उलझे ना रहो। तो यस, अपने सोशल कनेक्शंस को बदलने की कोशिश कीजिए। नहीं बदल सकते तो कम से कम नए ऐसे कनेक्शंस लेकर आइए जहाँ पे आपको वैसा एनवायरनमेंट मिले, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। All right, so yes, and another announcement, and also stay tuned for another workshop which is upcoming to heal and nourish your inner child. We talked a lot about inner child. I made it clear कि क्या importance है inner child की। तो हम अगली वर्कशॉप जो होगी उसमें हम इनर चाइल्ड की हीलिंग करेंगे। एंड इट विल ब्रिंग अगेन, ये आपकी जो इमोशनल क्लेंजिंग जो आपने करी है 5 डेज में, इसी प्रोसेस का एक नेक्स्ट लेवल है जो आपको हेल्प करेगा और भी चीजों को रिलीज करने में, क्योंकि अभी जो आपने किया है वो बस शुरुआत है, इट्स नॉट द एंड। तो यस, शुरुआत है एंड स्लोली स्लोली विल यू नो रेज इट, हम आगे बढ़ते जाएंगे। So yeah, and thank you so much. And now we will get back to the meditation to release the emotion of shame, and we'll move forward. Thank you. Once again, as we begin, rub both of your palms and shake it. Shake it with an intention to release any residual feelings, any residual emotions. Just let it go.
And as you shake it, allow your hands to get slower and slower in your shake. And slowly bring them to your heart. And keep them to your heart. और थोड़ी देर के लिए बस अपनी धड़कनों को महसूस करिए। और जैसे जैसे आप अपनी धड़कनों को महसूस कर रहे हो, मे बी यू कैन से आई लव यू टू योरसेल्फ। खुद को सुनना, खुद की ओर देखना, खुद की ओर ध्यान देना सेल्फ लव है। ये शरीर हमें मिला है ताकि हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें, लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें। तो एक्सपीरियंस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, दैट वी लव आवर बॉडी। कुछ चीजें अपनी जॉय के लिए करें और कुछ चीजें अपनी बॉडी के जॉय के लिए भी करें, माइंड के जॉय के लिए भी करें। In this time, in this moment, आप अपने आप से ये सवाल पूछो, ये बहुत सही समय है ये पूछने का, कि मेरी बॉडी में क्या कहीं पे भी शेम, किसी प्रकार की ह्यूमिलिएशन, किसी प्रकार का इंसल्ट, किसी प्रकार की एम्बैरेसमेंट क्या कैरी हो रही है? क्या मेरे शरीर का कोई हिस्सा शेम को कैरी कर रहा है, एंगर को कैरी कर रहा है, ह्यूमिलिएशन को कैरी कर रहा है? जस्ट चेक इट।
Just say sorry to your body, to yourself, for carrying those emotions and making it difficult for yourself. Make a decision to forgive and move on, not because they deserve it or it is good for you, it is a spiritual practice to do that, but because you love yourself. And keeping that emotion within is hurting you. Forgive them for not loving you. Forgive them for not caring about you. Forgive them for all the judgments they thrown at you. Forgive them for all the pain they gave you. And I know it might be difficult for you to forgive, but remember why you are forgiving them. Because you love yourself. Because you love yourself so much that you won't take anybody else's lies or dramas about you. You'll give it back to them. Whatever they believe about you, it's their choice. You don't believe what they believe. You believe what you want to believe, because your belief will manifest in your life. The anger that you are carrying, the frustration that you might be carrying, the shame, embarrassment, insults, everything, let it go. Not because they deserve to be forgiven, just because you deserve to be free and loved. Don't do it for them. Do it for yourself. I'm forgiving you for myself. I forgive you because I love myself. And hating you, carrying this pain, hurts me. So I forgive you. I let you go. मैं माफ करती हूँ हर उस शख्स को जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे दर्द दिया। मैं यहाँ तक कि खुद को भी माफ करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी अपने आप को बहुत दर्द दिया। I forgive. मैं माफ करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। और इन इमोशंस को कैरी करने से, इनको अपने शरीर में रखने से मेरे प्यार में खलल आती है। मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। इसीलिए आई एम चूजिंग टू लेट इट गो। इसलिए मैं इसे जाने देने को तैयार हूँ।
because I love myself a lot. कैसे होगा? Don't worry about it. That's not your job. That's the job of divine. That's the job of healing intelligence that is present within you. Your job is to set the intention and be open to experience it. आपका काम केवल इंटेंशन को सेट करना है और अपने माइंड को ओपन रखना है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। किसी ने कुछ गलत किया, उसके लिए भी उसको फॉरगिव करना। Why? Because I love myself. And keeping you into my consciousness keeps me away from loving myself. Yes, maybe it was very wrong for them to do that with you. Maybe they gave you emotional, mental, physical pain. Maybe it was an abuse that you had to go through, which was followed by a lot of pain, a lot of shame, a lot of drama. So let that go now. Release those traces from your body. Release the traces of those memories from your system, because they don't deserve space in your life. Just set the intention to release them and be at ease. Feel free. Feel as if everything has always been fine with you. Beautiful. And do not worry. I know there might be certain things upcoming, and you might be feeling it's very difficult to forgive. How can I forgive if someone has done this to me? This is not something that can be forgiven. Embrace your thoughts in those moments. It's okay to feel that way. It's not a one-day journey. Maybe today you can't. Maybe tomorrow you won't be able to do that even. But maybe someday have the intention to free yourself. Don't intend to forgive them. Just have the intention to free yourself from all sort of pain, anxiety, fear, drama, and feel the freedom within you. That's your job. And everything that is coming in the way of you feeling free will be removed from your life automatically. Don't worry much about it. So let it go and give forgiveness some space in your life. Why? Because you love yourself. Always remember why to forgive. Because you love yourself. That's why to forgive. Because you want to be free. That is why to forgive. And once again, maybe ask yourself, how am I feeling now? Am I feeling better?
Just say thank you to yourself for being open to move on, for being open to love yourself, for being open to be free. Thank you. Thank you so much. Very slowly, start moving your fingers now. And as you move your fingers, maybe you can start rubbing them now. Generate some heat in your hands. Put your hands over your face. Beautiful. Feel the warmth. And as and when you feel comfortable, come back to the present moment and open your eyes. Thank you. Thank you so much for being a part of this journey. Lots and lots of gratitude to you. Thank you. See you another time.